उड़ता नहीं। अभी रिसेंटली एक पेपर होना है, प्रोग्राम बीए प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे। पेपर का जो नाम है वो है पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लोक प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन। मैंने यहाँ पे यूनिक कोड नंबर डाल दिया है 2322201102। यही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दूसरे कोड से है ना, इसी से मिलता जुलता दूसरा सब्जेक्ट भी आ सकता है, इसलिए जिसका कोड मैच करें, कोड मैच करने पे अगर आपकी बुक यही है तो उससे संबंधित पेपर डाल रहा हूँ। ये पेपर जो मैंने लिख दिया है इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, जो पेपर है वो इसी में से ही आएगा। पेपर कैसा होगा, पेपर में आपके अबाउटली है ना 10 या 11 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपने 5 करने। 10-11 प्रश्नों में से सबसे लास्ट में जो प्रश्न होगा उसमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी। 4 टिप्पणियां दी होंगी, उनमें से 2 आपने करनी है। और सपोज डेट लास्ट वाला प्रश्न ये है, ठीक है ना, इसमें टिप्पणी कीजिए, ये आया, ये प्रश्न होगा, टिप्पणी कीजिए। और ऐसे करके ये पॉइंट दिए हैं, मैंने तो तब भी 6 दे दिए हैं, 4 आ गए। मैं ये नहीं कहता इसमें से आ जाए, इसमें से भी कोई पॉइंट रखा जा सकता है टिप्पणी के लिए, और उनमें से 2 आपने करने। प्रत्येक प्रश्न का जो, अब उन्होंने 5 प्रश्न बोले हैं, और पेपर जो होगा वो 90 अंकों का होगा, 3 घंटे का है, और सभी प्रश्न बराबर इक्वल मार्क्स के हैं, इसलिए ना हर एक प्रश्न अबाउटली 18 नंबर का हो गया। अब जो प्रश्न है वो कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सिविल सेवाओं पर औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव। तो मैं ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न लिखता हूँ, ज्यादा हेवी नहीं लिखता। कि अंग्रेजी शासन था, हम बाद में ना स्वतंत्र हुए, और जब स्वतंत्र हुए उसके बाद भी जो लोक प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी गवर्नमेंट्स के अंतर्गत जिस प्रकार का ढांचा था उसी ढांचे को हमने कॉपी किया, या फिर वही ढांचा चलता हुआ हम आज भी प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग करते हैं उसी ढांचे के अंतर्गत। तो जड़ें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही है निहित। तो उससे संबंधित कैसे लोक प्रशासन उस समय था, उस प्रशासन को किस प्रकार से हमने भारतीय संविधान में स्थानांतरित किया, उससे संबंधित आपने इसमें आंसर देना। इससे संबंधित वीडियो का टाइम होगा तो जरूर बना के भेजूंगा मैं। अब ये दूसरा प्रश्न है सिविल सेवा, यानी वही प्रशासन आ गया हमारे पास, सिविल सेवा। सिविल सेवा की नियुक्तिकरण, यह प्रश्न बन सकता है। सिविल सेवा का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, उससे संबंधित, और सिविल सेवा की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालिए। दैट्स मींस ये तीनों पॉइंट अगर इसमें ऐड कर दूं तो एक प्रश्न बनता है अलग, तो इससे संबंधित। तीसरा है बजट, बजट निर्माण, वित्त मात्रा की, ये लिखा है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है ना, यानी बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका, ये प्रश्न होगा। और शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, ये तो डेफिनेटली आना है, 101% आएगा। मैं पहले ही सिंबल बना दे रहा हूं, जो जो पहले ही आएंगे ये आएगा ही आएगा। 73 और 74वां संविधान संशोधन, इनमें से एक आएगा, 73 आए या 74 आए। अब इनमें से एक भी आ गया, उससे कैसे बड़ा चढ़ा के पूछा जाता है और कैसे उसको डील करेंगे। तो देखो उसमें क्या डालेंगे कि ये जो 73 और 74 संविधान संशोधन हुए, इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की क्या व्यवस्था विशेषता है, या इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यानी कुल मिला के मेरे लिए आंसर इसका पे करना है। ये तो हमें मालूम है 73 और 74वां संविधान संशोधन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। नागरिकों, यहाँ पे लिखा है नागरिकों और प्रशासन के मध्य इंटरफेस के सरल बनाना। देखो ये जो चीज है ना, ये क्या है, एक तरीके से नागरिकों और प्रशासन के बीच में जो एक रिलेशन है, एक संबंध है, उसको किस प्रकार से सिंपल या सरल मार्ग पर ले जाया जा सकता है। उसमें ई गवर्नेंस की क्या भूमिका है, ई गवर्नेंस की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे कुल मिला के ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ई गवर्नेंस, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा आपके किसी ना एक प्रश्न में। तो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य अंतर। देखो यहाँ पर अगर मैं स्थायी की बात करता हूँ तो ये लोक प्रशासन आ गया, अगर वहीं पर मैं अस्थायी की बात करता हूँ तो राजनीतिक प्रशासन आ गया। देखो राजनीतिक प्रशासन में क्या है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके सांसद चुने जाते हैं। सांसदों की जो समय है वो क्या है, 5 साल। और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो उसका फिक्स नहीं है, 6 साल है, और 2/3 तो है ना
हर 2 वर्ष बाद है ना रिटायर होते हैं, उनकी जगह आते रहते हैं, इसलिए वो एक स्थायी सदन है, भंग होता नहीं है। ये तो बहुत डीपली है, भारत की राजनीति के अंतर्गत हम इसे पढ़ सकते हैं। और कुल मिलाकर मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल इनकी बात करते हैं तो इसमें तो हमारा एक तरीके से पॉलिटिकल फार्म नजर आता है। और वहीं पर अगर हम दूसरा सेक्टर देखते हैं तो जनता और इन राजनेताओं के बीच में कोई कड़ी है तो वो है हमारी गवर्नेंस यानी कि सिविल सेवाएं। और सिविल सेवाएं यानी कि लोक प्रशासन, और यही प्रशासन जो है हमारे अच्छे बुरे का ध्यान रखता है, क्योंकि ये 5 साल के लिए नहीं आता, इसका एक लंबा चरण होता है। इन्हें अच्छी तरीके से मालूम होता है सोसाइटी को क्या मांग है और सोसाइटी में क्या बदलाव लाने हैं और सोसाइटी के हित के लिए कौन से कदम हमें बढ़ाने चाहिए। राजनेताओं को क्या मालूम, तो 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल तो इन्हें समझने में चले जाते हैं। तो एक तरीके से उसी को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण दिखाना है स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य अंतर के रूप में। अब यहाँ पे मैंने जो टिप्पणी डाली है जो मेरी तरफ से मेन है, मैंने सारी नहीं डाली है। देखो, शिक्षा का अधिकार ये जरूर आया है और आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटलाइजेशन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं जब से अभी आज आधुनिक जो राजनीति है ना उसमें भारत में डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ये खाद्य सुरक्षा मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने डाला है क्योंकि आ सकता है। प्रशासनिक सुधार और लैंगिक दुविधा, ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बात चल रही है कि अक्सर लोग सिविल सेवाओं में है ना महिलाओं के इंटर के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा समाज भी इतना अच्छा नहीं है, महिलाओं को लेकर उनका दृष्टिकोण अलग है, महिलाएं ज्यादा इस चीज की तरफ आकर्षित नहीं होती है। अगर होती हैं तो वो वेल एजुकेटेड हो या फिर ऐसी फैमिली और समाज से बिलोंग करती हो जहाँ पर वेल एजुकेशन हो। और साथ में ही क्या होता है उनके साथ जो व्यवहार है, समाज का दृष्टिकोण है देखने का, यहाँ तक कि खुद इंटरनल जो सिस्टम है हमारा उसमें कितना है ना जो है महिलाओं के प्रति जो है उदारवाद की भावना अपनाई जाती है। इन सबको लेकर इस चैप्टर में दिया गया है, इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण को आपको एक तरीके से प्रशासनिक आधारशिला पर अपना निष्कर्ष यानी पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो उसको लेकर मैंने ये लिखा है। तो कुल मिला के आपके मैंने जो पॉइंट लिखे 1 2 3 4 और ये आपके हो गए हैं 7 में मैंने कुछ टिप्पणियां डाली हैं जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये इम्पोर्टेंट है, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और ई गवर्नेंस इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, इनसे संबंधित आपकी बुक में दिया गया है, आप इन पे ध्यान दीजिए। आपको 5 अटेम्प्ट करने, कितने अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट कितने, एनी 5 और इक्वल मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स है 90, 3 घंटे का टाइम है, इस 3 घंटे में आपको करना है।